हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। आज फिर से हम एक नए वीडियो के साथ हैं। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ इस चैप्टर में समझा चुकी हूँ, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं नेशनलिज्म क्या होता है। फिर हमने डिफरेंट क्लासेस के बारे में पढ़ा था। उन डिफरेंट क्लासेस में हमने एरिस्टोक्रेट्स पढ़े थे, न्यू मिडिल क्लास पढ़ी थी, कंजर्वेटिव्स पढ़े थे, रेवोल्यूशनरीज पढ़े थे। ये सब हम ऑलरेडी बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इन सब के बारे में अगर आपको डिटेल में फिर से जानना है या जिनके वीडियोस मिस हो चुके थे वो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें सब चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, अब हम आज के उसमें डिस्कस करेंगे मैं आगे का जो हमने मेकिंग ऑफ जर्मनी पे छोड़ा था वीडियो हमारा। मतलब हमने जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया था कि जर्मनी कैसे यूनिफाइड हुआ था। हुआ क्या था कि मैंने आप लोगों से जब डिस्कस किया था मेकिंग ऑफ जर्मनी के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि 1848 में बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए थे लिबरल्स के थ्रू कि उन्हें मतलब एक सेपरेट नेशन की उनकी डिमांड थी। तो उसमें क्या था, उस टाइम पे जो राजा थे, राजा फेडरिक जो थे, उन्होंने अपनी मिलिट्री के दम पे, अपनी मोनार्की के दम पे, और जो भी उनके अंडर जो लैंडलॉर्ड्स थे, जिन्हें हम जंकर्स बुलाते थे, जिन्हें वो लोग जंकर्स बुलाते थे, उन सब के दम पे जो है लिबरल्स के जो स्टेप्स थे या लिबरल्स जो करना चाहते थे, लिबरल्स के जो स्टेप्स जो लिबरल्स ने लिए थे, उन सबको सप्रेस कर दिया, मतलब उन सबको दबा दिया। ठीक है, उसमें उन्होंने कोशिश करी कि जो भी लिबरल्स के अटेम्प्ट्स हैं उनको सप्रेस किया जाए और अपने आप में जिम्मेदारी ली नए नेशन को बनाने की। और इसके चलते उन्होंने ये जो जिम्मेदारी सौंपी वो किसको सौंपी, आर्मी को सौंपी। ये ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ। फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ टाइम बाद क्या था, पुराने राजा जो थे यानी कि राजा फेडरिक जो थे, उनकी डेथ हो जाती है और पूरी कमान आ जाती है नए राजा के हाथ में, जो कि कौन थे, केसर विलियम फर्स्ट थे। और उनको असिस्ट कर रहे थे उनके चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम था ऑटो वैन बिस्मार्क। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है मेकिंग ऑफ जर्मनी के बारे में। अगर आपको इसे और डिटेल में जानना है तो प्लीज़ वॉच माय प्रीवियस वीडियो। और उसके अलावा आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं मेकिंग ऑफ जर्मनी, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट नेशन के बारे में। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था हम 3 नेशंस के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन। जर्मनी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट नेशन के बारे में, जो है इटली, मतलब कि इटली यूनिफाइड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हुआ क्या था, जो ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by an Italian princely house। मतलब अगर मैं बात करूँ आपसे 19वीं सेंचुरी की, 19th सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ, तो उस टाइम पे क्या था, जो ये इटली था ये 7 स्टेट्स में डिवाइड था। और इसमें जो एक स्टेट था, सिर्फ एकमात्र एक ऐसा स्टेट था, सर्देनिया पिडमॉन्ट, जो कि इटालियन प्रिंसली हाउस के अंडर आता था, यानी कि जिसमें रूल किया जाता था, जिसको एक किंग रूल करता था। और उस टाइम पे वहाँ के जो किंग थे उनका नाम था विक्टर इमैनुअल सेकेंड। अब अगर मैं इसको डिटेल में आपको बताऊँ तो हुआ ये था कि ये जो 7 अलग अलग स्टेट्स हैं, ये जो थे 4 अलग अलग एरियाज में डिवाइडेड थे। ठीक है, 7 स्टेट्स थे लेकिन इनके रीजन्स 4 थे। और इनमें एक बार सर्देनिया पिडमेंट ऐसा था जहाँ पर जिसको कौन रूल कर रहे थे, इटली के किंग रूल कर रहे थे, जिनका नाम मैंने आपको बताया, विक्टर इनैमुअल सेकेंड। ठीक है, तो वो इन्हें रूल कर रहे थे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और जो ये 7 स्टेट्स थे, मैं जैसे आपको बार बार बोल रही हूँ कि वो 4 एरियाज़ के अंडर आते थे। तो वो 4 एरियाज़ कौन से थे, सबसे पहला तो अपने आप में एरिया ऑफ सर्दिनिया था, जो कि प्रिंसली हाउस, जिसमें किंग जो है प्रिंसली हाउस से पूरा अपना नेतृत्व करते थे। सेकंड जो था वो आपका नदर्न इटली था। थर्ड जो था वो आपका सेंटर इटली था। और फोर्थ वन जो था आपका सदर्न इटली था। यानी कि 4 स्टेट्स, 4 रीजन्स थे, 4 एरियाज थे। फर्स्ट वन वॉज द एरिया ऑफ सर्दानिया, सेकेंड वन वॉज द नॉर्दर्न इटली, थर्ड वन वॉज द सेंटर इटली एंड द फोर्थ वन वॉज द सदर्न इटली। अब मैं आपको बताती हूँ सर्दानिया के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि सर्दिनिया को कौन लीड कर रहा था। अब अगर मैं नॉर्दर्न इटली की बात करूँ तो उस टाइम पर जो नॉर्दर्न इटली था, इट वॉज अंडर
ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर था। ठीक है, वहाँ पर जो रूलिंग थी वो किसकी थी? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग की थी। जो सेंट्रल पोर्शन था इटली का, यानी कि सेंट्रल इटली था, इट वाज अंडर दी रूल ऑफ दी पोप। पोप्स आप लोग आई थिंक जानते होंगे पोप किन्हें कहते हैं। जो ये मिशनरीज, ये क्रिश्चियन चर्चेज में जो रिलीजियस हेड होते हैं उन्हें पोप कहा जाता है। तो सेंट्रल पार्ट जो इटली का था, इट वाज अंडर दी पोप। And the fourth one is the southern region, and it was under the domination of Bourbon kings of Spain. जो बर्बन किंग थे स्पेन के, ये फ्रांस वालों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, स्पेन वालों की बात कर रही हूँ, बर्बन किंग्स की। उसके अंडर था आपका सदर्न इटली। तो मतलब ये है कि किंग ऑफ सर्डानिया जो था वो किंग विक्टर इनामुअल के अंडर था। ठीक है, नदर्न इटली जो था वो आपका ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर था। सेंट्रल पार्ट जो इटली का था वो पोप के अंडर था। और सदर्न का जो हिस्सा था वो बोला जाता था किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, जो कि किसके अंडर था? इसको जो रूल करते थे वो बर्बन किंग ऑफ स्पेन थे। इसके लिए स्पेसिफिक नाम लिया गया है किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। और इनको रूल कौन करता था? स्पेन के जो बर्बन किंग्स थे। ठीक है, उस टाइम पर भी इटालियन लैंग्वेज का कोई कॉमन फॉर्म नहीं था। और अब होता क्या है, यहाँ पर फिर से एक पर्सनालिटी री एंटर होती है। हम उस पर्सनालिटी के बारे में अपने प्रीवियस वीडियोस और प्रीवियस टॉपिक्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं फिर उसके बारे में आपको बता रही हूँ। और इनका नाम है गिज़ेपी मज़ीनी। हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था, ये एक रिवॉल्यूशनरी थे और अब हम फिर से इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया था? ड्यूरिंग 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic. उन्होंने coherent program को लीड किया था ताकि वो जो है इटली को एक रिपब्लिक कंट्री के उसमें लेकर आ सकें। यानी कि 1830 के दौरान गिज़ेपी मज़ीनी के साथ बहुत बड़ा प्लान बनाया था गिज़ेपी मज़ीनी ने इटली को एक यूनाइटेड रिपब्लिक बनाने का। लेकिन उनका ये अटेम्प्ट भी सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ अभी पता चल जाएगा। उन्होंने इसके लिए क्या किया? ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर द डिसमिनेशन ऑफ हिज गोल। उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई यंग इटली के नाम से, ताकि वो अपना जो उद्देश्य है उसको पूरा कर सके। बट अल्टीमेटली हुआ क्या? द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स बोथ इन 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट थ्रू वॉर। लेकिन उनके जितने भी अटेम्प्ट थे, गिज़ेपी मज़ीनी के जितने भी अटेम्प्ट थे, चाहे वो 1830 की बात हो, 1831 की बात हो या 1848 की बात हो, वो सारे के सारे अटेम्प्ट्स जो हैं फेल हुए। और आखिरकार जो ये कमान सौंपी गई, ये किसको सौंपी गई? इटली को एक रिपब्लिक स्टेट बनाने की या रिपब्लिक नेशन बनाने की, वो आई विक्टर इमैनुअल सेकेंड के हाथ में। और वो चाहे उसको कैसे भी अचीव करें, वेदर थ्रू वॉर और वेदर थ्रू टॉक, इट डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन। यानी कि गिज़ेपी ने जो प्लान बनाए थे इटली को यूनिफाई करने के, वो सारे प्लान फ्लॉप हो गए थे। और जो अटेम्प्ट उन्होंने 1831 में किया था वो भी फेल हो चुका था, वो तो हम पढ़ चुके थे। और जो दूसरा अटेम्प्ट उन्होंने 1848 में किया था वो भी फेल हो गई। अब जो सारा भार था इटली यूनिफाइड का, वो किसके कंधों पे था या कौन इसको लीड करता? किंग विक्टर। और ये डिसाइड करते कि इटली का यूनिफिकेशन जो होगा वो लड़ाई के थ्रू होगा या कैसे होगा। तो इसको आगे के लिए डिस्कस करने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को वॉच कीजिए। तब तक के लिए मैं आपको एक क्विक रिवीजन इसका दे देती हूँ कि इटली यूनिफाइड पे क्या हम अभी तक हमने पढ़ा है। अभी तक हमने यही पढ़ा कि ये 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था 19th सेंचुरी के मिडल में। लेकिन ये 4 एरियाज़ में डिवाइडेड था। वो 4 एरियाज़ सर्डेनिया पिडमेंट एक एरिया ऑफ सर्डेनिया था जिसको कि किंग अपने आप में रूल करते थे, जिसके किंग थे विक्टर इमैनुअल सेकेंड। उसके बाद जो नदर्न एरिया था या नदर्न इटली की बात अगर हम करें तो वो किसके अंडर था? नदर्न इटली ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर था। सेंटर पार्ट जो इटली का था वो अंडर दी पोप था। फिर जो लास्ट मतलब कि 4th एरिया था दैट वाज इज सदर्न इटली वाज अंडर दी बार्बन किंग्स ऑफ स्पेन। और इसे एक और नाम से जाना जाता है एंड दैट वाज द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। और आगे का
इसका आगे का वीडियो हम आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।